नमस्कार। आइए अब हम प्लेट टेक्टोनिक में प्लेटों का अपक्षारी होना, प्लेटों का अभिक्षरण और प्लेटों का रूपांतरण, तीनों प्लेटों को देखते हैं। अपक्षरण कहने का अर्थ हुआ कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रहा है, किसकी वजह से? टेंशन फोर्स की वजह से, ठीक है। और एक कंप्रेसिव फोर्स की वजह से एक प्लेट दूसरे प्लेट के पास आ रही है। और इसमें रूपांतरण में क्या हो रहा है? एक प्लेट दूसरे प्लेट के मतलब आसपास ही सरक रही है, मतलब कि क्या कहते हैं कि स्लाइडिंग हो रही है, लेटरल स्लाइडिंग, पार्श्विक स्लाइडिंग हो रही ईच अदर, एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब आते हैं डाइवर्जेंट प्लेट में। डाइवर्जेंट प्लेट की खासियत ये होती है, इसमें क्या होता है? प्लेट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एक मूविंग जो एक तरफ की दूसरी तरफ ये दूर जा रही हैं, ठीक है। इसे हम कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव मार्जिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें न्यू क्रस्ट फॉर्म होता है, नई ऊपर पट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो निर्माण होता है वो बेसाल्टिक लावा होता है। एक चीज़ को जानते रहिए, जो ऊपर आता है वो बेसाल्ट लावा होता है, और जो नीचे ही ठंडा होकर मतलब जम जाता है वो आपका ग्रेनाइट होता है। इसकी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मिड अटलांटिक रिज है, ठीक है। द रिफ्ट वैली के निर्माण होता है, इसमें जानते रहिए कटक का निर्माण होता है, वैली रिफ्ट का भी निर्माण होता है, और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी हो सकता है। मैक्सिमम रिच और रिफ्ट है, और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी है। ट्रेंच पे आते हैं, जिससे आप इसमें खड्ड होता है, मतलब अभिसरण पे आते हैं, जिसमें प्लेटें जो है कमिंग टुगेदर, एक दूसरे के पास आती हैं। इसमें क्या होता है? एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्शन हो जाता है बेनियाफ जोन में, जो स्टेनोस्फियर है मैग्मा, वो बेनियाफ जोन में सबडक्शन हो जाता है एक प्लेट का, ठीक है। और इसी में खाई बनती है, ट्रेंच अभिसरण में खाई बनती है। ये जो अभिसरण होता है ये तीन तरीके का होता है, ठीक है। इसको डिस्ट्रक्टिव मार्जिन भी कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव मार्जिन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक प्लेट का दूसरे प्लेट में निक्षेपण होने की वजह से प्लेटें जो है खत्म हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव मार्जिन कहा जाता है, नष्ट हो जाती हैं प्लेटें, इसलिए डिस्ट्रक्टिव मार्जिन कहा जाता है। ये तीन तरह की होती है। ओशियन, ओशियन कोलाजन, मतलब एक प्लेट ओशियन हो, दूसरा प्लेट ओशियन हो, इसमें कोलाजन हो सकता है। दूसरा होता है ओशियन कॉन्टिनेंट कोलाजन, मतलब एक प्लेट महासागरी हो, एक प्लेट महाद्वीपी हो, उसके जैसे रॉकीज और इंडीज का निर्माण हुआ, पर्वत का, फोल्ड माउंटेन का। फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलाजन, जैसे हिमालय का निर्माण हुआ, देखिए महाद्वीप महाद्वीप का, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के निर्माण की वजह से। फिर आते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में क्या होता है? निर्माण कैसे होता है? ट्रांसफॉर्म में, रूपांतरण में होता है। इसमें क्या होता है? प्लेट जो है स्लाइडिंग ईच अदर, एक दूसरे के आसपास ही देखिए इधर आ रही, एक ऊपर जा रही थी, स्लाइड कर रहे हैं, इसे लेटरल स्लाइडिंग कहते हैं, ठीक है। और ये दो तरह के होता है, इस चीज़ को जानते रहिएगा, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। इसमें इसे कंजर्वेटिव मार्जिन भी कहा जाता है, कंजर्वेटिव मार्जिन भी कहा जाता है। इसमें क्रस्ट नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इसमें क्रस्ट का ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। फर्स्ट वाले में क्रस्ट का निर्माण होता है, सेकंड वाले में डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन थर्ड वाले में ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। और नो वेल्कोनिक एक्टिविटी, इस चीज़ को जानते रहिएगा, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में कोई भी वेल्कोनिक एक्टिविटी नहीं होती है। इसकी एग्जाम्पल है सैन एंड्रियास फॉल्ट कैलिफोर्निया का, डेड सी ट्रांसफॉर्म है, रिफ्ट। और एक चीज़ जानते रहिएगा, राइड लेटर और डेस्टल फॉल्ट, ये दो प्रकार के होते हैं, एक राइड लेटर और एक होता है लेफ्ट लेटर, ठीक है। जो ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है ये चेंज होता रहा, इसे आगे हम बताएंगे अभी आपको। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी पे आते हैं, जिसे कहते हैं भू संतुलन का सिद्धांत। तो आइसोस्टेसी की अगर परिभाषा देखें तो आइसोस्टेसी का उद्देश्य है भूतल के असमतल भागों अर्थात धरातल के बड़े बड़े ऊंचे उठे भागों जैसे पर्वत पठार मैदान नीचे धके हुए भागों में स्थिरता अथवा संतुलन स्थापित करना, ठीक है। तो जो ऊपर उठा हुआ भाग है और नीचे जो धका हुआ भाग है उसमें जो बैलेंस बनाया जाता है उसी को आप आइसोस्टेसी कहते हैं। तो आइसोस्टेसी शब्द जो है डट्टन महोदय ने दिया था, अमेरिका के थे ये, 1879 में दिया था, ठीक है। इस चीज़ को जानते रहिएगा। आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जॉर्ज एरी, जो कि 1859 में दिए थे, ये एरी का सिद्धांत, और कॉन्सेप्ट ऑफ आर्चिडियन प्राट का है, ठीक है। तो एरी पे जाते हैं, तो एरी कहते हैं कि ब्लॉक, कहते हैं सेम डेंसिटी डिफरेंट मार्किंग, इनका एक कहानी सुनिए, यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग थिकनेस, मतलब जो डेंसिटी है देखिए 2.8 2.8 2.8 सबकी डेंसिटी सेम है, लेकिन जो थिकनेस है 2.8 में देखिए इसकी थिकनेस इतनी लंबी है, इसकी थिकनेस इतने है, इसकी थिकनेस और कम है, तो डेंसिटी जो है वेरिंग है, मतलब डिफरेंट है। तो सेम डेंसिटी 2.8 सेम डेंसिटी, लेकिन मासेस जो है वेरिंग है, मतलब कि डिफरेंट मासेस है, ठीक है। तो जो ब्लॉक आप देख रहे हैं जिसमें सेम डेंसिटी 2.8 है और डिफरेंट मासेस हैं, जो ऊंचाई नीचे, ठीक है। अब ये कहते हैं सेम डेंसिटी वेरिंग थिकनेस। इनका जो सिद्धांत हो लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे था, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, जिसमें एक भाग ऊपर रहेगा और 9 भाग नीचे, मतलब 9 गुना नीचे रहेगा, ठीक है।
ये इनकी कहानी हो गई। आते हैं प्राट के बारे में। प्राट की चीज़ को जाने की, अब ये क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म डेप्थ, मतलब जो गहराई रहेगी वह एक सेम रहेगी, ठीक है, देख रहे हैं, ये सेम गहराई पे है। और विथ वेरिंग डेंसिटी, और जो डेंसिटी है वो चेंज है, देखिए 3.2 है, 2.8 है, 2.6 है। इस चीज़ को ये भी बताते हैं ये कि इनका लाभ कंपेंसेशन था, मतलब क्षतिपूर्ति तल था, एक क्षतिपूर्ति रेखा है, इस पर एक अब चीज़ें टिकी हुई हैं। तो ये भी बताते हैं ब्लॉक और सेम मास डिफरेंट डेंसिटी। ये देखिए डिफरेंट डेंसिटी के हैं, लेकिन इनके जो मास हैं वह सेम हैं। ये भी बताते हैं, इस चीज़ को जानते रहिएगा कि बिगर द कॉलम, जो कॉलम बिगर होगा, बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी। अगर कॉलम बड़ा होगा 2.6 है तो देखिए लेसर द डेंसिटी, 2.6 का डेंसिटी है और कॉलम बड़ा है। 2.8 डेंसिटी है लेकिन कॉलम छोटा है। अब इसी आगे बता देना, स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। कहने का अर्थ ये हुआ कि 3.0 ये स्मॉलर कॉलम है, इसका कॉलम जो है वो छोटा सा बना हुआ है। 3.0 का ब्लॉक जो है वो छोटा है लेकिन डेंसिटी 3 है। और 2.8 इससे भी कम डेंसिटी है लेकिन इसका ब्लॉक बड़ा है। और 2.6 इसके 2.8 से भी कम है लेकिन इसका ब्लॉक बड़ा है। तो यही कहते हैं कि बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। ठीक, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व। ठीक, ऊंचा स्तंभ क्या था, 2.6 था, ये 2.6 जो है ऊंचा स्तंभ था। अब कम घनत्व, जो डेंसिटी है वह कम है, 2.6 डेंसिटी, और स्तंभ जो ऊंचा है। फिर उसी प्रकार के नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। तो जोली ने जोन ऑफ कंपनसेशन भी दिया था, क्षतिपूर्ति तल, जो कि 16 किलोमीटर 10 मील मोटा माना था जोली ने। जे स्टीयर का द अनस्टेबल ऑफ अर्थ, द अनस्टेबल अर्थ है 1961 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दिए थे। आते हैं रॉक चट्टानों पर। चट्टान पृथ्वी के इतिहास के पन्ने हैं। ऐसा कहा जाता है कि चट्टान जो है हमारे पृथ्वी के इतिहास के पन्ने हो, हमें खोल के बता देते हैं। तो चट्टानों पर अगर हम देखें तो इग्नियस रॉक, जिसे प्राइमरी और पेरेंट रॉक कहा जाता है, जिसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं पाए जाते, नो लेयर, परतें भी नहीं पाई जाती, ठीक, और नो केमिकल वेदरिंग, कोई भी केमिकल वेदरिंग नहीं होती। आग्नेय चट्टान जो होते हैं वो रवेदार तथा दानेदार होते हैं। फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग इसमें होता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान को 3 भागों में बांटा गया है। इंस्ट्रेक्यू, इंट्रेक्यू मतलब अंदर की ओर, जो अंदर ही जम कर रुक जाती हैं। इसमें 2 भागों में इन्होंने बांटा, एक प्लूटोनिक मतलब पाताल में जो सबसे नीचे रहती है, ठीक, और एक हाइपोबैशाल, देखिए बैथोलिथ, लाइकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, जो कि मतलब क्रस्ट के जस्ट नीचे ही रहती हैं। और प्लूटोनिक सबके नीचे रहती है, सबकी गहराई में, ठीक है। इसमें ग्रेनाइट पाया जाता है, हार्ड ठोस होता है। ग्रेनाइट में सिलिका की अधिक मात्रा होती है। और ये फेल्सिक मैग्मा होता है, गैब्रो होता है, मैपिंग मैग्मा होता है, डायोराइट होता है, ठीक, प्लूटोनिक में। ओके, तो हाइपोबैशियल में बैथोलिथ, लाइकोलिथ, फैकोलिथ और हील एंड डाइक हो गया आपका। अब आते हैं स्ट्रेशियो इग्नियस रॉक। स्ट्रेशियो इग्नियस रॉक में स्प्लेशू टाइप का होता है विस्फोटक, जब ज्वालामुखी उद्गार नलिका जो है पाइप द्वारा छिद्र के होता है, पाइप द्वारा एक पाइप रहती है और छिद्र से जब निकलता है तो उसकी स्प्लेटू मतलब स्ट्रेशियो मतलब बाहर की तरफ जो इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। तो विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार द्वारा नलिका के पाइप द्वारा छिद्र के होता है, देखिए स्प्लेटू। स्ट्रेशियो आग्नेय राग को 2 भागों में बांटा, एक एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक टाइप का निकलता है, और एक होता है क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत प्रकार, जिसे फिशर इरेक्शन कहते हैं, जिसमें दरारी ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा होता है और बेसाल्ट का लावा निर्मित होता है, जैसे आपका सी फ्लोरिक स्प्रेडिंग की वजह से होता है। फिशर टाइप का, शांत टाइप का ज्वालामुखी निकलता है। अब मैग्मा जो है पृथ्वी की सतह के नीचे होता है और लावा जो है पृथ्वी की सतह पर होता है, इस चीज़ को जानते रहिएगा। तो जो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है उसके बेसाल्ट का निर्माण होता है, पृथ्वी के नीचे जो रहता है उसकी ग्रेनाइट का निर्माण होता है, इस चीज़ को भी जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड पे। अभी तो हमने आपको बताया ना इग्नियस रॉक, अब आता है सेडिमेंट्री सेकेंडरी रॉक, जिसके परतदार या जैविक अवशेष, जिसमें इसे परतदार कहा जाता है, परतदार होने की वजह से जैविक अवशेष में पाए जाते हैं और रवेदार ये नहीं होते हैं, इस चीज़ को जानते रहिएगा, ठीक। रवेदार इग्नियस होते हैं लेकिन ये नहीं होते। इसमें जो है मैकेनिकल एंड फिजिकल आपका रहता है कार्य, जैसे सैंडस्टोन, कांग्लोमेरेट, शेल, क्ले, लोहे, इससे निर्माण होता है। केमिकल रासायनिक में जिप्सम, साल्ट, रॉक, लाइम स्टोन, ठीक है। बायोलॉजिकल में कोल, पेट्रोलियम, डोलोमाइट, लाइमस्टोन। बायोलॉजिकल में कोयला पाया जाता है, मतलब जो मनुष्य के या फिर जो लकड़ियाँ धंसती चली गई उसकी वजह से बायोलॉजिकल मतलब जैविक हैं, तो कोल का निर्माण हुआ, पेट्रोलियम का निर्माण हुआ अंदर धंसते हुए, ठीक। इन सब की वजह से मैकेनिकल में सैंड स्टोन, जो पत्थर जो आपके अवसाद मतलब महीन गाद के निर्माण होते होते एक पत्थर का रूप ले लिया, सैंड स्टोन, कंग्लोमेरेट। केमिकली में जो गल के केमिकली रिएक्शन के जो चेंज होकर जिप्सम, साल्ट, रॉक का निर्माण हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमने इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक पे आते हैं। मेटामॉर्फिक मतलब रूपांतरित, कायांतित रॉक, जो कि सर्वाधिक कठोर और जीवाश्म रहित है। इसमें भी जीवाश्म आपके नहीं पाए जाते हैं, सर्वाधिक कठोर माना जाता है। इसमें भी वही मतलब अलग अलग किया जाता है, लेकिन मुख्यतः इनमें ऐसे पूछा जाता है इग्नियस से मेटामॉर्फिक का जो जो इम्पोर्टेंट है, और शादी के मतलब सेडिमेंट्री की मेटामॉर्फिक में
फिर आपका मेटामॉर्फिक में जो चेंजेस आते हैं उसको पूछ लेता है। जैसे ग्रेनाइट का इग्नियस रॉक है, अब ये मेटामॉर्फिक में नीच का निर्माण करेगा। बेसाल्ट इग्नियस है एम्फीफोलाइट का, बेसाल्ट से शिस्ट भी बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद शैल का स्लेट में रूपांतरण होता है। खादी चट्टाने हैं, लाइम स्टोन का संगमरमर में, चाक का डोलोमाइट के संगमरमर में, सैंड स्टोन का क्वार्टजाइट में, कांग्लोमेट का क्वार्टजाइट में, ऐसे करके मेटामॉर्फिक में भी रूपांतर होता है। स्लेट का फिर रूपांतर होकर फाइलाइट हो जाएगा, फाइलाइट का फिर रूपांतर होकर शिस्ट हो जाएगा, ग्रेब्रो का फिर रूपांतर होकर सर्पेटाइंट हो जाएगा। तो ऐसे करके है। अब आते हैं अर्थ मूवमेंट एंड रिजल्टेंट फीचर, मतलब पृथ्वी का जो मूवमेंट हो रहा है और उसके जो फीचर बन रहे हैं उसके बारे में। तो पहले आते हैं बल, कौन कौन से बल लग रहे हैं। एक एंडोजेनिक बल लग रहा है जो अंतर्जात बल होता है, एक एक्सोजेनिक बल होता है जो बहिर्जात बल होता है। एंडोजेनिक में आपका स्लो मूवमेंट होता है, धीरे धीरे कार्य करता है, जैसे डिस्टार्मिंग कहते हैं, मतलब पटल विरूपीकरण। और एक होता है सडन, जो तेजी से होता है मूवमेंट होता है, कैटाथर्मिंग। सडन में जानते हैं अर्थक्वेक आ जाएगा, वेल्कोनो आ जाएगा आपका, मतलब इकाई भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी आ जाता है, पता नहीं चलता ना, तो सडन वाला काम हो गया। ये भी एंडोजेनिक फोर्स ही है। तो जो डिस्टार्फिंग होता है, जो पटल विरूपी स्लो मूवमेंट होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक एपेरियोजेनिक, या कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल फार्मिंग, महाद्वीप का निर्माण होता है। और ये वर्टिकल मूवमेंट होता है, मतलब ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है। देखिए सी फ्लोर का ऊपर उठ जाना है, सी फ्लोर राइज, सी तल समुद्र लेवल का ऊपर उठ जाना या धस जाना, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं अपवर्ड। तो अपवर्ड होगा तो इमर्जेंस होगा, डाउनवर्ड होगा तो सबमर्जेंस होगा, ठीक है। तो इससे जो है कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है। फिर एक होता है ओरोजेनिक ओरो मतलब समझ रहे हैं माउंटेन कहते हैं, माउंटेन बिल्डिंग का निर्माण होता है। ये जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, मतलब इसमें क्या होता है, या तो आपके टेंशनल फोर्स की वजह से फॉल्ट का निर्माण हो जाएगा, तो और या फिर कंप्रेसिव फोर्स की वजह से फोल्ड का निर्माण हो जाएगा। तो फॉल्ट का निर्माण होने से हॉस्ट पर्वत का निर्माण हो जाता है माउंटेन का, ठीक है। और फोल्ड किए तो फोल्ड माउंटेन का निर्माण हो जाता है, ऐसे करके इनका है। तो ये सडन वाला मूवमेंट होगा। ये आपके एंडोजेनिक की बात हो गई। एक्सोजेनिक में क्या होता है, वेदरिंग होती है, बाहरी कार्य जो होते हैं, देखिए वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, ठीक है। फिजिकल हो गया, वेदरिंग में आपका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है। तो फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल आगे है, पता चलेगा। इरोजन में आपका रिवर द्वारा, वाटर द्वारा, विंड द्वारा, ग्लेशियर द्वारा, वेशियर, अंडरग्राउंड वाटर, ये सब के जो इरोजन होते हैं इन सबको एक्सोजेनिक बाहरी क्रिया द्वारा रखा जाता है। इस चीज़ को और भी जानते हैं, डीप और स्ट्राइक क्या होता है, नती और नतीलम। तो नती जो है चट्टानों की अस्तर, मतलब बेड्स, ये देख रहे हैं ना, ये चट्टान है, एक बेड ये 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 क्या है, स्ट्रेटा है, रॉक स्ट्रेटा या रॉक बेड्स का कहते हैं, ठीक है। ये क्रम के एक स्ट्रेटा है, ठीक है। तो चट्टानों के अस्तर बेड्स तथा क्षैतिज धरातल, ये देख रहे हैं क्षैतिज तल है, ये पूरा, ये यहाँ के यहाँ तक, ये जो है ये क्षैतिज तल है, क्षैतिज तल जिसे कहते हैं इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक इमेजिनरी माना गया है ये क्षैतिज तल के बीच का कोण। अब ये हॉरिजॉन्टल, आप ये जो है आपका बेड के अस्तर हो गए, और ये क्षैतिज तल, इसके बीच का एंगल, डीप एंगल, देखिए अब डीप का एंगल है, ठीक। बीच के एंगल कोण को आप नती कहते हैं। ये स्लोप ढलान, मतलब प्रोफाइल, स्लोप एंगल डिफाइन करती है। स्लोप का जो एंगल है, मतलब ढाल का जो एंगल बन रहा है वो डिफाइन रहती है। वहीं नती लंब जो होता है, वह नती मतलब डीप के साथ, अब देखिए नती और लंब, मतलब 90 डिग्री लंब बढ़ रहा है। तो नती का लंब मतलब नती के साथ 90 डिग्री बनाने वाली रेखा, ठीक है। तो नती पे जो 90 डिग्री बनाने दी, अब ये देखिए नती है, ठीक। और स्ट्राइक जो होगा ये इस पे इसकी फॉर्म 90 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। ये नती देखिए, ये नती है, ठीक है। और ये जो स्ट्राइक है, इसे स्ट्राइक कहेंगे हम। और सेडिमेंट्री लेयर होते हैं ये, जो एक एक करके हैं सेडिमेंट्री लेयर, जो रॉक बेड्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस चीज़ को जानते रहिए, नती लंब जो है ये डायरेक्शन, दिशा बताती है हमें, ठीक। और वहीं नती जो है वह स्लोप एंगल डिफाइन करती है। आगे बढ़ते हैं। एंटी क्लोरिनियम मतलब पंखा वलन, जो कि अपनति के अंदर अपनीति, जो कई बार अपनीतियाँ बनी रहती है, अपनीति उसके अंदर जो रहती हैं। और सिनी क्लोरिनियम मतलब अभिनीति के अंदर अभिनीति, ठीक है। मतलब ये अपनति ऊपर की तरफ जो 2-3 बार बना हो उसको कहेंगे, और ये अभिनति मतलब नीचे की तरफ जो 2-3 बार बना हो उसकी कहेंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फोल्ड पे आते हैं, कितने प्रकार के फोल्ड होते हैं। टाइप्स ऑफ फोल्ड में सिमेट्रिकल फोल्ड में क्या होगा, इक्वल लिम्ब स्ट्रेट एक्सिस, दोनों इक्वल लिम्ब होंगी, दोनों भुजाएं इक्वल होंगी एक्सिस पे, ठीक है। स्ट्रेट एक्सिस जो है स्ट्रेट रहेगा क्योंकि इक्वल है। और असम्मित वलन में क्या होगा, लिम्ब आर नॉट इक्वल। अब देखिए असम्मित वलन है, एक भुजा ज़्यादा झुकी है, एक भुजा खड़ा है, तो ये लिम्ब जो है नॉट इक्वल है, ठीक है। ढाल अधिक एक भुजा का। अब आगे बढ़ते हैं। मोनोक्लाइनल फ्लोड एक भुजा समकोण एक नती वलन जिसे कहते हैं। अब एक खुला एक स्लोप पे जाता है और एकदम सीधे 90 डिग्री बना देता है, इसी मोनोक्लाइनल फोल्ड कहते हैं। आइसोक्लाइनल फोल्ड जो होता है, दोनों भुजाएं समानांतर पैरेलल होती हैं, ये देखिए एक ही करके पैरेलल होती हैं, ठीक है।
रिकम्बेंटेड मतलब परिवलित, दोनों भुजाएं समानांतर क्षैतिज हो जाती है। दोनों भुजाएं जो है कि पैरेलल समानांतर हो जाती हैं। देखिए ये समानांतर और ये समानांतर क्षैतिज हो जाती है। नेफग्रीवा खंड जो होता है प्रवलित, जब प्रवलित वलन है, जब इसकी भुजाएं टूटकर कुछ दूर चली जाती हैं तो इसी अत्यधिक संबंधन के कारण ये ग्रीवा खंड का निर्माण होता है। अब आगे बढ़ते हैं ओवरटर्न। ओवरटर्न में क्या होता है, एक भुजा जो है दूसरे भुजा पे ऊपर जो है दूसरे ऊपर उलट जाती है, ओवरटर्न कहते हैं, लेकिन क्षैतिज नहीं रहती है। ओपन फोल्ड मतलब होता है जो 90 डिग्री से अधिक, मतलब 180 डिग्री से कम हो और 90 डिग्री से अधिक हो, इसे एक्यूट एंगल भी कहते हैं। अब देखिए ये फोल्ड बना हुआ है ना, तो ये 90 डिग्री ऐसे, ये इतना 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 नहीं है। अगर एक पूरा सीधा रहता तो 180 हो जाता, सीधा है नहीं, तो 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो। और वहीं क्लोज फोल्ड में, क्लोज में क्या होगा, एक्यूट एंगल बनेगा लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से भी कम वाला, तो इतना फोल्डिंग होगा सिर्फ 90 डिग्री से भी कम है। ठीक है, फाल्ट पे आते हैं, फ्रंट। जब हम फाल्ट की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, नॉर्मली जब टेंशन फोक लगता है तो एक नीचे धक जाता है हिस्सा, एक ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाले हिस्से को अप थ्रो साइड कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को डाउन थ्रो साइड कहते हैं। इसमें फुटवाल, नीचे वाले हिस्से फुटवाल और ऊपर वाले के जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है इसे आपका हैंगिंग वाल कहते हैं। ठीक है, ये एंगल बना रहा है डीप का। फाल्ट स्कार भी खड़ा ढाल है और ये फाल्ट प्लेन है, इसी प्लेन माना जाता है, इमेजरी लाइन है फाल्ट प्लेन। ठीक है, तो फाल्ट 3 प्रकार के होते हैं, आपके 3-4 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले प्रकार नॉर्मल फाल्ट होता है जिसमें टेंशन फोर्स की वजह से, यही समझिए नॉर्मल फाल्ट है, टेंशन फोर्स की वजह से आपके फाल्ट का निर्माण होता है। ठीक, और एक दूसरा होता है रिवर्स फाल्ट जो कि कंप्रेशन फोर्स की वजह से, देखिए रिवर्स फाल्ट है, एक कंप्रेशन फोर्स की वजह से एक प्लेट दूसरे ऊपर के ऊपर चढ़ गई हैं, रिवर्स फोर्स की वजह के कारण ये बनती है। इसे थ्रस्ट फाल्ट भी कहते हैं। और एक चीज़ जानते रहिए, डीप स्लिप फाल्ट, इन दोनों में डीप स्लिप फाल्ट बनता है। ठीक है, इसमें डीप का एंगल निर्माण होता है ना, इसमें भी फाल्ट डीप बन रहा है, इसमें डीप का एंगल निर्माण हो, इसलिए डीप स्लिप फाल्ट कहते हैं। एक होता है लेटरल स्ट्राइक स्लिप फाल्ट, जिसे राइट लेटरल और डेस्ट्रल फाल्ट कहते हैं। अभी मैं बता रहा था ना सेंट्रल फाल्ट में, तो जो राइट लेटरल डेस्ट्रल फाल्ट होता है सेंट्रल फाल्ट कैलिफोर्निया का है। ठीक है, और एक होता है लेफ्ट सेनेस्ट्रल फाल्ट। ठीक है, 2 तरह का लेफ्ट सेनेस्ट्रल एग्जाम्पल है पिंगयांग फाल्ट और तकलामकान डिजर्ट चाइना। और चौथा है स्टेप फाल्ट, मतलब खोपानी, मतलब एक फाल्ट ऐसे ढका फिर ढका फिर ढका फिर खोपानी सीढ़ीदार ढाल की एक ही दिशा में जाती है। इसे राइन नदी घाटी का एग्जाम्पल है जर्मनी का। टोपोग्राफी ड्यू टू फाल्टिंग, तो हॉस्ट जो होता है वो अपलिफ्टेड ब्लॉक होता है या फिर कहते हैं अपथ्रोन ब्लॉक होता है ब्लॉक माउंटेन का। ठीक है, अब क्या होता है राइज ऑफ मिडल ब्लॉक, अगर बीच वाला ब्लॉक ऊपर उठ जाए तो हर्ष का निर्माण होगा। 3 तरह के होता है हर्ष का निर्माण, एक राइज ऑफ मिडल ब्लॉक ऊपर उठ जाए, फिर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ साइड ब्लॉक। अब जो साइड का ब्लॉक है वह अगर नीचे धस जाए तो बीच का भाग ऊपर ही रह जाएगा, तो इसी हर्ष का निर्माण होता है। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मिडल ब्लॉक, या तो डाउनवर्ड मूवमेंट ही जो हो जाए बीच के ब्लॉक का, तो बीच आरी आरी वाला जो किनारों वाला रहेगा वो हर्ष का निर्माण कर देगा। फिर इसके बाद ग्रेबन आता है। ग्रेबन में डाउन ड्रॉप्ड ब्लॉक एंड डाउन थ्रो ब्लॉक, रिफ्ट वैली का निर्माण होता है इसमें। इसे रिफ्ट वैली का ही या ग्रेबन, इस चीज़ जानते रहे, हर्स्ट को ब्लॉक माउंटेन भी कह सकते हैं और ग्रेबन को रिफ्ट वैली। तो नर्मदा नदी, ग्रेबन, रिफ्ट वैली, बिंद, हर्स्ट का पूरा का निर्माण एग्जाम्पल है।